हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज का अपना बातचीत का प्रमुख विषय है भारतीय संविधान सभा के बारे में अध्ययन करना। संविधान सभा के टॉपिक पे जो अपनी पिछली वीडियो क्लास थी वह थी कैबिनेट मिशन आयोग पर। कैबिनेट मिशन आयोग ही भारतीय संविधान सभा की आधारशिला बनी, अर्थात हम शॉर्ट रूप में ये कह सकते हैं कि कैबिनेट मिशन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। आइए दोस्तों, किस प्रकार कैबिनेट मिशन आयोग ने भारतीय संविधान सभा को जन्म दिया और इसके द्वारा गठित इस संविधान सभा ने किस प्रकार भारतीय संविधान का निर्माण किया। जो पिछली वीडियो क्लास थी कैबिनेट मिशन आयोग की, उसकी प्रमुख बात दोस्तों मैंने आपको बताई दी थी कि संविधान सभा का गठन करने के लिए सबसे पहले तो हमें 296 सदस्यों का चुनाव करना है। भाई, कितने सदस्यों का चुनाव करना है? 296 सदस्यों का चुनाव करना है। 296 सदस्यों का ही क्यों? जो आपका कैबिनेट मिशन आयोग था भाई, यह आयोग था आपका कैबिनेट मिशन आयोग। कैबिनेट मिशन भारत में 24 मार्च 1946 को आया था। यह बात ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। और इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 16 मई को, 16 मई 1946 को। और इस रिपोर्ट में कैबिनेट मिशन का जो 3 सदस्यीय दल था उसने सुझाव दिया कि भारत में जो संविधान सभा गठित होगी उसमें कुल मिलाकर 389 सदस्य होंगे। भाई, इस संविधान सभा ने क्या कहा कि जो भारतीय संविधान सभा का गठन किया जाएगा उसमें कुल मिलाकर 389 सदस्य होंगे। ठीक है। और इस 389 सदस्यों को इसने 2 भागों में बांट दिया था। भाई, 2 भागों में इस प्रकार कि जो 296 सदस्य होंगे इनका तो होगा भाई चुनाव। 296 सदस्यों का तो क्या होगा? चुनाव। और जो शेष 93 सदस्य रह गए, 93 सदस्य, इनका होगा भाई मनोनयन, यानी ये मनोनीत किए जाएंगे। भारत में जो 565 देशी रियासतें थी, उन देशी रियासतों में से 93 सदस्यों को तो मनोनीत करना था संविधान सभा में सदस्य के रूप में, और जो 296 सदस्य थे इनका चुनाव करना था। भाई, 296 सदस्य भी 2 जगह से चुनने थे, एक तो ब्रिटिश प्रांतों से और एक चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से। ठीक है। तो अपने को यही देखना है कि इस संविधान सभा के इन 296 सदस्यों का चुनाव कब हुआ, कब संविधान सभा के लिए सबसे पहले चुनाव करवाए गए। पहली बात तो ये। दूसरी बात अपने को यह देखनी है कि ये चुनाव की प्रक्रिया किस प्रकार संपन्न हुई, और चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने के बाद में जो संविधान सभा अस्तित्व में आई, उस संविधान सभा ने भारत में कार्य कैसे किया, कैसे उसने संविधान सभा के माध्यम से भारतीय संविधान का निर्माण किया। यही बात आज की वीडियो क्लास में पढ़ी जाएगी। ठीक है दोस्तों, आइए। तो इन 296 सदस्यों का जो चुनाव था ना, ये दोस्तों, ये चुनाव सबसे पहले तो तारीख कि ये चुनाव भाई कब हुए थे, यही सवाल पूछ लिया जाता है। यदि किसी एक महीने के बारे में पूछे तो आपको बताना है ये जुलाई के महीने में हुए थे। भाई, संविधान सभा के लिए चुनाव कौन से महीने में हुए थे? जुलाई के महीने में। और यदि आपसे एग्जाम के अंदर युग्म महीनों के बारे में पूछा जाए, 2 संयुक्त महीनों के बारे में पूछा जाए, तो जुलाई अगस्त आ जाएगा। भाई, जुलाई और अगस्त, ये 2 महीने लग गए थे। वर्ष वही था 1946, जिस वर्ष भारत में कैबिनेट मिशन आयोग आया था। उसी वर्ष जुलाई अगस्त 1946 में भारतीय संविधान सभा के चुनाव हुए, चुनाव संपन्न हुए। ये क्लियर हो गए भाई। यहां तो सवाल पूछा जाएगा आपसे कंपटीशन एग्जाम के अंदर कि भारतीय संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे। आपको बताना है जुलाई अगस्त 1946 को भारतीय संविधान सभा के चुनाव हुए। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है, आगे की जानकारी दीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाएगा कि ये चुनाव कैसे हुए। भाई, ये चुनाव कैसे हुए, कौन से तरीके से हुए। भाई, चुनाव करने का या चुनाव करवाने का आधार क्या बनाया गया। भाई, किसको आधार बनाया गया? आपको बता दूं दोस्तों,
चुनाव करवाने का जो आधार था ना, यह संप्रदाय को बना लिया गया भाई। किसको बना लिया गया भाई? संप्रदाय को, यानी धार्मिक संप्रदाय को बना लिया गया। अपना भारत पहले से ही अनेक धार्मिक संप्रदायों में बटा हुआ था। धार्मिक संप्रदाय का मतलब है यहां बहुसंख्यक रूप में तो हिंदू जाति के लोग रहते थे, इसके अलावा मुसलमान रहते थे, सिख रहते थे, जैन रहते थे, ईसाई रहते थे। आज भी भारत में सबसे ज्यादा हिंदू बहुसंख्यक है, उसके बाद में मुसलमान जनसंख्या का नंबर आता है भाई। यदि अल्पसंख्यकों की दृष्टि से देखा जाए तो भारत में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय मुसलमान है भाई, और सबसे छोटा अल्पसंख्यक समुदाय जैन धर्म के लोग हैं। ठीक है, पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे ज्यादा कौन से धर्म के लोग रहते हैं? भाई हिंदू धर्म के लोग रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा अल्पसंख्यक धर्म कौन सा है? मुसलमान। सबसे छोटा अल्पसंख्यक धर्म कौन सा है? जैन। क्लियर है? तो उस टाइम पर भी जब हमारी संविधान सभा के लिए पहली बार चुनाव हुए थे, उस समय में भी चुनाव का आधार इसी संप्रदाय को बनाया गया, इसी धार्मिक समुदाय या इसी धार्मिक संप्रदाय को बनाया गया। देखिए इस प्रकार चुनाव करवाने के लिए दोस्तों अपने भारत को 3 भागों में बांट दिया गया भाई। संविधान सभा के चुनाव करवाने के लिए अपने भारत को कितने भागों में बांट दिया गया दोस्तों? 3 भागों में बांट दिया गया। किस प्रकार बांटा गया? एक समुदाय तो रखा गया सामान्य, जनरल कैटेगरी की, सामान्य समुदाय रखा। एक समुदाय रखा गया भाई मुस्लिम, यानी मुस्लिम समुदाय के लोग पार्टिसिपेट करेंगे। एक सामान्य समुदाय के, यानी जिसमें हिंदू और छोटी मोटी अन्य सभी जातियां, जो अगड़ी जातियां थी, जो जनरल कैटेगरी में आया करती थी, उनका ग्रुप रखा गया सामान्य। मुसलमानों के लिए मुस्लिम कैटेगरी बना दी गई। और तीसरा जो बड़ा समुदाय था वह अपना सिख था भाई, सिख समुदाय। तो सिख प्लस अन्य, इसके अलावा और जो छोटे अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय रह गए ना, वो आ जाएंगे इसके अंदर। साथ ही जो भी निर्विरोध चुनाव लड़ना चाहते थे संविधान सभा के लिए, वो भी दोस्तों इस अन्य में शामिल कर दिए गए। भारतीय संविधान सभा का चुनाव करवाने के लिए ये जो आपकी 296 सीटें थी, इन 296 सीटों का विभाजन इस प्रकार किया गया भाई। इन 296 सीटों का विभाजन इस प्रकार किया गया। सामान्य के लिए पदों का डिवाइडेशन किया गया 213 सीटों में भाई। कितनी सीटें रखी गई सामान्य समुदाय के लिए? 213 सीटें। मुस्लिम समुदाय के लिए रखी गई दोस्तों 79 सीट। मुस्लिम समुदाय के लिए कितनी सीट रखी गई? 79 सीट। और जो सिख और अन्य संप्रदाय था, इसके लिए सीटों की संख्या रखी गई 4 सीटें। कितनी रखी गई भाई? ये 4 सीटें रखी गई। तो इस प्रकार भारतीय संविधान सभा में इन 296 सदस्यों का चुनाव करवाने के लिए संप्रदाय को आधार बनाया गया, और संप्रदाय के आधार पर भारत में इन सीटों को 3 भागों में बांट दिया गया भाई, कि एक तो सामान्य कैटेगरी से चुनाव लड़वाना है, एक मुस्लिम कैटेगरी से सदस्यों का चुनाव करना है, और एक सिख और अन्य समुदाय से या निर्विरोध समुदाय से वोटों को चुनाव करवाना है या सीटों का चुनाव करवाना है। सामान्य कैटेगरी के लिए 213 सीटें रखी गई, मुस्लिम कैटेगरी के लिए 79 सीट रखी गई, और सिख और अन्य के लिए 4 सीट रखी गई। अब मेन बात यह है कि सामान्य कैटेगरी के लिए तो चुनाव लड़ने के लिए उस टाइम पे भारत में बड़ी पार्टी कौन सी थी भाई? सामान्य कैटेगरी का नेतृत्व तो किया कांग्रेस पार्टी ने। कौन सी पार्टी ने किया दोस्तों? कांग्रेस पार्टी ने, जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। ठीक है। जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे या जो मुस्लिम सीटों का नेतृत्व किया था, वह जिस पार्टी ने किया था उसका नाम था भाई मुस्लिम लीग। उस पार्टी का क्या नाम था? उस पार्टी का नाम मुस्लिम लीग था भाई। ठीक है। मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी, बांग्लादेश में। और ये जो बाकी की शेष सीटें थी, इसका जो चुनाव लड़ने वाला था वो दोस्तों अन्य सभी छोटे मोटे राजनीतिक दल थे, और इसमें जितने भी जो निर्विरोध थे, निर्विरोध पार्टियां थी या निर्विरोध नेता थे, वो भी दोस्तों इसी ग्रुप में शामिल थे। यानी यहां से चुनाव लड़ने वाले न तो मुस्लिम लीग से चुनाव लड़ रहे थे और न ही कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे। तत्कालीन भारत में कांग्रेस और मुस्लिम लीग भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियां थी भाई। ठीक है।
अब चुनाव हुआ भाई जुलाई अगस्त 1946 में। चुनाव होने पर कांग्रेस पार्टी को 213 में से 208 सीट प्राप्त हुई भाई। आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि जुलाई अगस्त 1946 में जो चुनाव हुए, उन चुनाव के परिणाम के अनुसार सामान्य कैटेगरी के जो 213 सीटें थी, उनमें से कांग्रेस में को कितनी सीटों पर विजय हासिल हुई भाई? 208 सीटों पर। मतलब एक बड़ी जीत दर्ज की है इसने उस समय में। जो मुस्लिम समुदाय था, मुस्लिम समुदाय में मुस्लिम लीग ने 79 में से दोस्तों 73 सीटों पर विजय हासिल की भाई। कितनी सीटों पर? 73 सीटों पर। और जो बाकी की सीटें बच गई ना दोस्तों, कि 208 प्लस 73 इनको जोड़ा जाए, और यहां निर्विरोध और अन्य राजनीतिक दलों को जो सीटें मिली, इनकी संख्या 15 थी भाई। कितनी थी? 15। तो देख लीजिए, कांग्रेस ने तो 213 में से 208 सीट हासिल की, मुस्लिम लीग ने 79 में से 73 सीट हासिल की, सिख, निर्विरोध और अन्य छोटे मोटे राजनीतिक दलों को 15 सीटें हासिल हुई भाई। कुल मिला के 208 प्लस 73 प्लस 15 यानी 296 सीटों का चुनाव हो गया भाई। जैसे ही ये चुनाव संपन्न हुआ, भारत में एक संविधान सभा का गठन हो गया भाई। संविधान सभा अस्तित्व में आ गई। अब संविधान सभा ने दोस्तों किस प्रकार कार्य किया भाई? अब पढ़ेंगे अपन कि संविधान सभा ने कार्य कैसे किया। तो देखिए, संविधान सभा की कार्यवाही। संविधान सभा की कार्यवाही इस प्रकार है दोस्तों। जैसे ही संविधान सभा के चुनाव संपन्न हो गए, इस 296 सीटों पर चुनाव संपन्न हो जाने के बाद संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ होती है भाई। कार्यवाही, संविधान सभा की कार्यवाही, संविधान सभा, इसकी कार्यवाही, कार्यवाही कह दीजिए आप, चाहे दोस्तों बैठकें बोल दीजिए। आपसे यहां से भी सवाल पूछा जा सकता है कि संविधान सभा की बैठकें कब प्रारंभ हुई। संविधान सभा की जो पहली बैठक थी, वो सबसे खास बैठक मानी जाती है भाई। संविधान सभा की प्रथम बैठक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक बताई जाती है। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। आप यह ऐतिहासिक तारीख जरूर ध्यान रखना, ठीक है। पहली बैठक के अलावा यहां आपसे दूसरा सवाल यह पूछा जाएगा कि संविधान सभा की यह बैठक कहां हुई भाई। यह भी एक गजब का सवाल है। संविधान सभा की यह बैठक दोस्तों दिल्ली में हुई थी भाई। कहां पर हुई थी? दिल्ली में। दिल्ली में अपना जो संसद भवन है ना दोस्तों, संसद भवन, संसद भवन, इस संसद भवन में जो कौंसिल चैम्बर था, कौंसिल चैम्बर, संसद भवन का जो कौंसिल चैम्बर था ना, इस कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई भाई। पुस्तकालय भवन, लाइब्रेरी में। बहुत ही गजब का सवाल है ये जानकारी एक बार आप दोबारा देख लीजिए। हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान सभा की कार्यवाही या भारतीय संविधान सभा की बैठकें। सवाल पूछा जाएगा भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, या संविधान सभा ने सबसे पहले कार्य करना कब से प्रारंभ किया। इसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और इसी दिन से संविधान सभा ने कार्य करना प्रारंभ किया। दूसरा सवाल यहां से आपसे यह पूछा जाएगा कि ये जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई वह कहां हुई थी भारत में। यह भारत में दिल्ली में हुई थी, और दिल्ली में अपना जो संसद भवन है ना, इस संसद भवन के कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। तो आपको ध्यान रखना है लाइब्रेरी, ये पुस्तकालय भवन आप विशेष रूप से ध्यान रखना। एक तो पुस्तकालय भवन और एक दिल्ली। यदि आपसे स्थान पूछा जाए, स्थिति पूछा जाए कि पहली बैठक कब और कहां हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में संसद भवन के कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है। अब इस प्रथम बैठक की खास बात क्या थी भाई? इस प्रथम बैठक की खास बात क्या थी? इस बैठक में क्या विशेष रहा? पहली बात, इसमें अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ।
पहली बात तो इसमें किसका चुनाव हुआ भाई, अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ, और अध्यक्ष बनाया गया भाई सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा, बहुत ही गजब का सवाल पूछ लिया जाए, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन बने थे भाई, सच्चिदानंद सिन्हा। ये संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे, जो 389 सदस्य थे संविधान सभा के, उनमें से सबसे वरिष्ठ सदस्य थे भाई, या सबसे योग्य सदस्य थे, या सबसे ज्यादा उम्र के सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्हें संविधान सभा की पहली बैठक में अध्यक्ष बना दिया गया या अध्यक्ष पद पर चुन लिया गया। लेकिन खास बात आपको यह ध्यान रखना है कि सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के स्थायी सदस्य, स्थायी अध्यक्ष नहीं थे, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। इस अध्यक्ष पद के बारे में यह सवाल आप जरूर ध्यान रखना, ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। पूछ लिया जाए संविधान सभा का पहला अध्यक्ष किस प्रकार का था, स्थायी था या अस्थायी था, आपको ध्यान रखना है अस्थायी सदस्य थे। तो जो सच्चिदानंद सिन्हा थे वो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। बात समझ में आ गई है? ठीक है। दूसरी बात, इस संविधान सभा की पहली विशेष बात तो यह रही कि इसमें अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ अस्थायी तौर पर। दूसरी विशेष बात, जो मुस्लिम लीग पार्टी थी ना दोस्तों, जिसने संविधान सभा में जो चुनाव हुए थे उसमें 73 सीटें जीती थी, इस मुस्लिम लीग पार्टी ने इस प्रथम बैठक का विरोध कर दिया भाई। प्रथम बैठक का क्या कर दिया दोस्तों? विरोध कर दिया। मुस्लिम लीग ने यह कह दिया कि हम भारत के साथ नहीं रह सकते, हमें अलग देश बनाया जाए, भारत का विभाजन किया जाए और भारत से एक अलग देश बना दिया जाए पाकिस्तान नाम से। यह मांग किसकी थी भाई? यह मांग मुस्लिम लीग की थी या मुस्लिम नेताओं की थी। यहां पर इन्होंने विरोध करके क्या जताया? यहां विरोध करके इन्होंने जताया कि जिस प्रकार ब्रिटिश सरकार भारत के लिए संविधान सभा का गठन कर रही है या भारत के लिए संविधान सभा गठित करके भारत का संविधान बना रही है, वैसे ही भारत से पाकिस्तान एक अलग देश बनाया जाए, फिर पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा बनाई जाए और वो पाकिस्तान की संविधान सभा पाकिस्तान देश का भारत से अलग संविधान बनाएगी भाई। ठीक है, यह मांग किसकी थी? मुस्लिम लीग की मांग थी। तो मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की पहली बैठक का पूर्ण रूप से विरोध किया। इनके जो प्रतिनिधि थे मुस्लिम लीग के, वो इस संविधान सभा की प्रथम बैठक में शामिल नहीं हुए। अब मुस्लिम लीग ने जो विरोध किया, इस विरोध का रिजल्ट क्या रहा भाई? इस विरोध का रिजल्ट क्या रहा, परिणाम क्या रहा? इसका परिणाम बताया जाता है कि तत्कालीन भारत के वायसराय, गवर्नर जनरल वायसराय, इन्होंने क्या किया भाई? पहली बात तो तत्कालीन भारत के वायसराय कौन थे? वायसराय थे माउंटबेटन। ये जो तत्कालीन भारत के वायसराय थे माउंटबेटन, इन्होंने क्या किया? पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की घोषणा कर दी भाई। जब मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि संविधान सभा की इस पहली बैठक में शामिल ही नहीं हुए, उन्होंने इस संविधान सभा की बैठक का पूर्ण रूप से विरोध कर दिया, बहिष्कार कर दिया, तो स्वाभाविक सी बात है कि अब पाकिस्तान नाम से अलग देश भी बनेगा, पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान सभा भी गठित की जाएगी और पाकिस्तान का संविधान भी अलग बनाया जाएगा। तो भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की घोषणा कर दी भाई। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की घोषणा कर दी, पृथक बिल्कुल अलग संविधान सभा की घोषणा कर दी। यह बात तो बिल्कुल सही है दोस्तों, लेकिन यहां फिर आपसे पूछा जाएगा कि इस पृथक संविधान सभा की घोषणा किस दिन की गई भाई? इस पृथक संविधान सभा की घोषणा की गई थी 22 जुलाई 1947।
22 जुलाई 1947। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, परीक्षा में पूछ लिया जाएगा कि पाकिस्तान के लिए लॉर्ड माउंटबेटन ने अलग संविधान सभा की घोषणा किस दिन की थी? 22 जुलाई 1947 को की थी भाई। क्लियर है? ठीक है। एक इन वायसरायों के बारे में आपको मैं कुछ जानकारी दे देता हूं। अपना जो भारत था ना, भारत स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन बने थे भाई। कौन बने थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ये एक ब्रिटिश थे भाई, अंग्रेज थे। तो सवाल पूछने का तरीका देखना आप एग्जामिनर का, कि किस तरीके से एग्जामिनर अपने से सवाल पूछ रहा है। यदि वो आपसे पूछे कि स्वतंत्र भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल वायसराय कौन था? ये लॉर्ड माउंटबेटन था भाई। ठीक है। और अंतिम गवर्नर जनरल वायसराय भी कौन था? यही था, लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन आपसे सवाल पूछ ले कि स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल वायसराय कौन था भाई? भारतीय गवर्नर जनरल वायसराय था राजा जी। कौन था दोस्तों? राजा जी। ये इनकी उपाधि थी भाई, राजा जी। और इनका वास्तविक नाम था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये इनका ओरिजिनल नाम था। और ये स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम कैसे गवर्नर जनरल थे? ये भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन तो थे ब्रिटिश गवर्नर जनरल, और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिन्हें राजा जी के नाम से भी जाना जाता है, वो भारतीय गवर्नर जनरल वायसराय थे। आगे के बात समझ में? ठीक है। एक और बात सुन लो आप ध्यान से। ये गवर्नर जनरल वायसराय कौन होता था भाई? जो ब्रिटिश सम्राट होता था ना, ब्रिटिश सम्राट, ब्रिटिश सम्राट का या ब्रिटिश सम्राट की तरफ से भारत में शासन करने वाला जो सर्वे सर्वा या जो सर्वोच्च पदाधिकारी होता था, उसे ही गवर्नर जनरल वायसराय कहता था। दोस्तों, यह एक कड़ी के रूप में काम करता था। यह भारत के संपूर्ण प्रशासन की जानकारी एकत्रित करके ब्रिटिश सम्राट तक पहुंचाता था, और ब्रिटिश सम्राट के जो आदेश थे उनको वह भारत में लागू करता था। ऐसा काम किसका हुआ करता था? इसी गवर्नर जनरल वायसराय का हुआ करता था। तो सवाल पूछ ले, जब पाकिस्तान की संविधान सभा का गठन हुआ था तब गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। एक बार ये सारी जानकारी दोबारा देख लीजिए आप। भारतीय संविधान सभा की कार्यवाही या बैठकें इस प्रकार है। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। यह बैठक अपनी दिल्ली में संसद भवन के कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। यहां पुस्तकालय भवन और दिल्ली का विशेष रूप से ध्यान रखना। पहली बैठक की खास बात यह रही कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अस्थायी, अभी तक स्थायी अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है। स्थायी अध्यक्ष का चुनाव अगली बैठक में होगा। ठीक है। दूसरी खास बात यह थी पहली बैठक की कि मुस्लिम लीग ने इस बैठक का विरोध किया। मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों ने पहली बैठक में भाग नहीं लिया, यानी वो शामिल नहीं हुए, और उन्होंने अलग से पाकिस्तान के लिए संविधान सभा की मांग कर ली। तो तत्कालीन भारत के वायसराय या गवर्नर जनरल जो माउंटबेटन थे, उन्होंने पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की घोषणा कर दी भाई। और जिस दिन अलग संविधान सभा की घोषणा की थी उस दिन तारीख थी 22 जुलाई 1947। ठीक है। अब यहां ये वायसराय के बारे में जानकारी दे दूं आपको। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे भाई। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल वायसराय कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिन्हें राजा जी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए आगे की जानकारी। अब पढ़ेंगे अपन दोस्तों संविधान सभा की दूसरी बैठक। संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई थी, संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई थी दोस्तों, दूसरी बैठक संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई वह इस 9 दिसंबर के जस्ट 2 दिन बाद में हुई, यानी 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। यही हुई दिल्ली के इसी पुस्तकालय भवन में। ठीक है, बस तारीख चेंज थी, 11 दिसंबर को हुई थी ये बैठक।
11 दिसंबर की बैठक की प्रमुख बातें क्या क्या थी? फर्स्ट बात, इसकी पहली बात तो ये थी कि स्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ भाई। किसका चुनाव हुआ? स्थायी अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ और स्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आगे चलकर स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं रहे भाई। सच्चिदानंद सिन्हा केवल प्रथम बैठक में संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। जैसे ही 2 दिन बाद में 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, उसी बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को तो हटा दिया गया और संविधान सभा में जिसको सबसे ज्यादा बहुमत मिला या जिस सदस्य को सबसे ज्यादा समर्थन मिला उसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया भाई। और यह समर्थन किसको प्राप्त हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में आप 2 बात जरूर ध्यान रखना। पहली बात, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है? देश रत्न। और देश रत्न की उपाधि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को महात्मा गांधी जी ने दी थी भाई। किन्होंने दी थी? महात्मा गांधी जी, जिन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं या बापू के नाम से जाना जाता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही भारत में देश रत्न कहा जाता है। इनकी एक और उपाधि है भाई, इन्हें अजात शत्रु कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? अजात शत्रु। अजात शत्रु तो जानते हो, जिसका कोई शत्रु ना हो, या ऐसा व्यक्ति जिसका कोई शत्रु ने जन्म ही नहीं लिया हो या जिसका कोई दुश्मन ना रहा हो पूरे जीवन में, उसे अजात शत्रु कहा जाता है। तो अजात शत्रु की उपाधि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दी गई थी भाई। ठीक है, पूछ लिया जाए देश रत्न या अजात शत्रु किसे कहा गया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। ये अपने भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और अब तक सबसे लंबा कार्यकाल वाले जो राष्ट्रपति थे वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही रहे हैं भाई। ठीक है, स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इस बैठक की दूसरी विशेष बात, इस बैठक में दोस्तों अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष भी बनाए गए भाई। अध्यक्ष के साथ साथ और क्या बनाए गए भाई? उपाध्यक्ष बनाए गए। और उपाध्यक्षों की संख्या थी 2। कौन से 2 उपाध्यक्ष बनाए गए? एक तो बनाए गए H.C. मुखर्जी। संविधान सभा में जो दूसरी बैठक हुई जिसमें स्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ, उसमें 2 उपाध्यक्ष भी बनाए गए थे। एक तो H.C. मुखर्जी और दूसरे का नाम था वीटी कृष्णमाचारी। वीटी कृष्णमाचारी। संविधान सभा में ये 2 उपाध्यक्ष बनाए गए थे भाई। एक तो H.C. मुखर्जी के नाम से और एक वीटी कृष्णमाचारी के नाम से। यहां एक संवैधानिक सलाहकार भी थे भाई। एक कौन थे? संवैधानिक सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार बनाए गए बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव ये दोस्तों संवैधानिक सलाहकार चुने गए अपनी इस संविधान सभा की दूसरी बैठक में। तो संविधान सभा की दूसरी बैठक की ये खास बात रही भाई। दोबारा देख लीजिए, संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई भाई। ठीक है, इस बैठक की विशेष बातें रही। इसमें एक तो स्थायी अध्यक्ष का चुनाव कर लिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न और अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है। इन्हें ये उपाधि महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई। इस दूसरी बैठक में एक तो उपाध्यक्ष चुना गया भाई H.C. मुखर्जी। 2 उपाध्यक्ष चुने गए, एक का नाम तो H.C. मुखर्जी था और दूसरे का नाम था वीटी कृष्णमाचारी। और जो संवैधानिक सलाहकार था वह बेनेगल नरसिंह राव को बनाया गया भाई। ठीक है, इन 2 बैठकों के अलावा संविधान सभा की एक तीसरी बैठक भी हुई थी भाई। संविधान सभा की तीसरी बैठक 11 दिसंबर के 2 दिन बाद में हुई भाई। 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 इस दिन संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई। बैठक के याद करने का यह बहुत ही आसान तरीका है। पहली बैठक 9 दिसंबर, दूसरी बैठक इसके 2 दिन बाद में भाई 11 दिसंबर को, और तीसरी बैठक इसके भी 2 दिन बाद में यानी 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 की सबसे खास बात यह थी
कि इस बैठक में दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया भाई। इस बैठक में क्या रखा गया? उद्देश्य प्रस्ताव। यहां आपसे सीधा साधा सवाल पूछ लिया जाएगा कि इस विधानसभा की तीसरी बैठक कब हुई? 13 दिसंबर 1946। तीसरी बैठक की विशेष बात क्या थी? इस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि यह उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया भाई? तीसरी बैठक में विधानसभा का उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा? यह रखा था दोस्तों पंडित जी ने, या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने भाई। इन्हें चाचा जी के नाम से भी जाना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तरह भारत में सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री रहे हैं। अर्थात अब तक प्रधानमंत्रियों में सबसे लंबा कार्यकाल तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा है, और राष्ट्रपतियों में सबसे लंबा कार्यकाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रहा है। आगे बात समझ में? ठीक है। इन दोनों ही व्यक्तियों के बारे में एक एक कॉमन बात और लागू होती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विधानसभा की इस तीसरी बैठक में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा भाई। ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है? आपके दिमाग में ये सवाल चल ही रहा होगा कि गुरुजी ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव था अपने संविधान के उद्देश्यों को निर्धारित करने वाला एक जो प्रपत्र था, जो सर्कुलर था, उसे ही उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। यानी इस उद्देश्य प्रस्ताव में अपने भारतीय संविधान की संपूर्ण रूपरेखा का विवरण दिया गया था। यानी इसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि हमारे देश का संविधान इस प्रकार का है, हम ऐसे हमारे देश के संविधान का निर्माण किया जाएगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा संविधान सभा के इन 389 सदस्यों के सामने कि भाई आप भी संभाल लीजिए, आप भी देख लीजिए, क्या आप और हम सब मिलकर ऐसा ही संविधान बनाना चाहते हैं? सही बात है। तो इसके ऊपर फिर संविधान सभा में दोस्तों विचार विमर्श किया गया कई दिनों तक। तो यहां आपसे एक और सवाल पूछा जाएगा इस उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में। 2 सवाल कुल मिला के पूछे जाएंगे तारीख के मामले में कि उद्देश्य प्रस्ताव किस दिन रखा गया था? 13 दिसंबर 1946 को। इस दिन संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी। ठीक है। दूसरी बात, इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति कब मिली भाई? इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति कब मिली? इसे स्वीकृति मिली थी 22 जनवरी 1947। तारीख ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 जनवरी 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा में रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, या इसे स्वीकृति दे दी गई। इस प्रकार दोस्तों भारतीय संविधान सभा की ये प्रारंभिक बैठकें थी। उम्मीद करता हूं आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। यदि आपको लगता है कि मैं आपकी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए अच्छी तैयारी करवा सकता हूं, तो अपने YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी YouTube चैनल पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।